नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज की क्लास में हम बघेलखंड के पठार के बारे में समझेंगे। बघेलखंड का जो पठार है उसका क्षेत्रफल क्या है, उसकी अवस्थिति क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसकी जलवायु कैसी है, वहाँ के वन कैसे हैं, इन सब दृष्टिकोणों पर आज हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो बघेलखंड का जो पठार है उसका जो क्षेत्रफल है वो 21,577 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं? 21,577 वर्ग किलोमीटर। फिर इसकी अवस्थिति के बारे में समझ लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। इतने के अंदर आप समझ सकते हैं इसकी जो स्थिति है। बघेलखंड का पठार अथवा पूर्वी पठार मध्य प्रदेश की पूर्वी सीमा पर स्थित भूभाग है। अब समझें कि जो मैकाल श्रेणी है रीवा-पन्ना के दक्षिण में, और जो मैकाल श्रेणी है और जो मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है उसी के अंतर्गत हमें बघेलखंड का पठार देखने को मिलता है। इतने हिस्से में ये इस हिस्से में हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे आप लिखिए बघेलखंड का पठार। फिर इसके बाद इसकी औसत ऊंचाई के बारे में करते हैं कि इसकी जो एवरेज हाइट है वो क्या है। तो इस पठार की औसत ऊंचाई लगभग 400 से 600 मीटर के मध्य है। कितनी औसत ऊंचाई? 400 से 600 मीटर। ओके। फिर बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में। तो बघेलखंड का जो पठार है ये मुख्य रूप से गोंडवाना शैल समूह का हिस्सा है। आप इतना ही समझें बस। निर्माण गोंडवाना शैल समूह। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके जिले के बारे में। तो इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ये सभी जिले हमें बघेलखंड के पठार के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो जिलों में क्या क्या हो जाएगा? जिले सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया आदि। ये सभी जिले हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। फिर इस क्षेत्र की मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले नंबर पे है सोन, फिर दूसरे नंबर पे है टोंस और तीसरे नंबर पे है रेहंद। ये तीनों नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। सोन जो कि मैकाल श्रेणी से निकलती है, टोंस तमसापुरी से निकलती है और रेहंद ये सभी नदियां इस क्षेत्र से हमें प्रवाहित होती हुई दिखाई देती हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं जलवायु की। इस क्षेत्र की जलवायु कैसी है? बघेलखंड का पठार कर्क रेखा के नीचे स्थित है। ये जो बघेलखंड का जो पठार है यहाँ से लगभग हमारी जो ये क्षेत्र है यहाँ से कर्क रेखा गुजरी है। तो कर्क रेखा के दक्षिणी जो क्षेत्र है वहाँ बघेलखंड का पठार है। फिर यहाँ की जो जलवायु है वो ग्रीष्म काल में साधारण गर्मी और शीतकाल में अधिक हमें ठंड देखने को मिलती है। तो यहाँ की जलवायु के बारे में बात करते हैं। जलवायु गर्मी में सामान्य गर्मी
व ठंडों में अधिक ठंड। फिर बात करते हैं इसकी जो जलवायु है, हमने आपको बताया कि ये कर्क रेखा के दक्षिणी हिस्से में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। तो इसकी जो जलवायु है वो गर्मियों में हमें कम गर्मी देखने को मिलती है और ठंडों के दिनों में हमें यहाँ पे अधिक ठंड देखने को जो है मिलती है। फिर इसकी वर्षा के बारे में बात करते हैं तो इस क्षेत्र की जो वर्षा है मुख्य रूप से कितनी है, इस क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा हमें देखने को मिलती है। यहाँ लगभग 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। वर्षा आप लिखें, वर्षा कितनी, 100 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा हमें देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की मिट्टी के बारे में। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो मुख्य रूप से कैसी मिट्टी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, तो लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से, और लेटराइट मिट्टी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप लिखें मिट्टियों में मिट्टी लाल प्लस पीली और लेटराइट मिट्टी, ये मृदा हमें यहाँ पे इस स्थान में देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं यहाँ के वन फसल के बारे में। तो फसल यहाँ पे मुख्य रूप से, यहाँ चूँकि जो वर्षा है वो अच्छी खासी हमें वर्षा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे जो फसलों में सबसे पहले जो नंबर आता है वो चावल का आता है। यह एक चावल प्रधान क्षेत्र है। चावल की जो फसल है यहाँ पे उसका उत्पादन अधिक होता है। इसके अतिरिक्त गेहूँ, सरसों, ज्वार आदि, ये इसके अतिरिक्त, चावल के अतिरिक्त ये फसलें भी हमें इस स्थान में देखने को मिलती हैं। तो फसल में क्या आ जाएगा, सबसे पहले नंबर पे तो चावल, ज्वार, सरसों, गेहूँ आदि, ये सब हमें इस स्थान में देखने को मिलती है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ के वनों के बारे में। तो यहाँ पर जो वन है वो मिश्रित पर्णपाती वन यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें बबूल, साल, सागौन और खैर ये मुख्य रूप से हैं। वनों में क्या, बबूल, साल, खैर आदि। और कौन से वन यहाँ पर मुख्य रूप से मिश्रित पर्णपाती वन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ के खनिज पदार्थों के बारे में। तो यहाँ के जो खनिज पदार्थ हैं, बुंदेलखंड के पठार में बलुआ पत्थर जो आसानी से टूट जाता है, फिर चीनी मिट्टी, मैग्नीज, कोयला, ये सब आप देखें कि यहाँ का जो प्रमुख जिला हमने आपको बताया सीधी जिला, उसे हम ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, और वहाँ पर जो कोयला है वो अधिकांश मात्रा में हमें वहाँ पर उसी ज़िले में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोयला, चूना पत्थर और चीनी मिट्टी और मैग्नीज, ये सभी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो खनिजों में क्या क्या चीज़ें आएंगी, खनिज में कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर और चीनी मिट्टी आदि, ये सभी हमें इस स्थान पर देखने को मिल जाएंगे खनिज पदार्थ। फिर यहाँ पर जो उद्योग धंधे विकसित हैं उनकी बात करते हैं। तो उद्योग धंधों में मुख्य रूप से आप समझें कि
कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस क्षेत्र में स्थित वैगन में कोयला निकालने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सभी जिले में स्थित बगरवा क्षेत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बगरवा जो क्षेत्र है वो उद्योग धंधों के लिए प्रसिद्ध है और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस क्षेत्र में स्थित बैगन में कोयला निकालने का कार्य किया जा रहा है। एक तो यहाँ पर कोयला का उत्पादन हमें देखने को मिल रहा है और कोयला के बाद हम देखें तो जो यहाँ का जो बगरवा क्षेत्र है वो भी उद्योग धंधों के लिए विकसित क्षेत्र है। तो मुख्य रूप से उद्योग में क्या क्या आएगा? कोयला और कोयला का उत्पादन किया जाता है और बगरवा आदि ये सभी क्षेत्र हमें यहाँ पे उद्योग धंधों के विकसित रूप में देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं पर्यटन की। जो बघेलखंड का जो पठार है, बघेलखंड की जो पठार में मुख्य रूप से कौन कौन से ऐसी पर्यटन है जिस स्थान पर पर्यटक अधिक मात्रा में देखने को आते हैं। तो सबसे पहले आप समझे बांधवगढ़ का किला एक इसका स्थापत्य का एक बेजोड़ उदाहरण है, मतलब यूनिक, उमरिया जिले में है जो कि, तो आप समझें इसे भी। क्या बताना है आपको? पर्यटन बांधवगढ़ का किला जो कि कहाँ है? उमरिया में। उमरिया में हमें देखने को ये मिलता है पर्यटन क्षेत्र। फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी है और यहाँ बाघों का घनत्व सर्वाधिक है। आप समझ रहे हैं सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं वो हमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलते हैं, ऐसा इनका मानना है। तो फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और ये क्या कौन सा क्षेत्र है सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला क्षेत्र। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ की कला और संस्कृति के बारे में। तो यहाँ की जो कला और संस्कृति है वो कैसी है उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ के जो मुख्य रूप से लोक नृत्य हैं वो कौन कौन से हैं? दादर, कलसा, बिरहा, केहरा। ये सभी दादर, कलसा, बिरहा, केहरा ये सभी यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। फिर बात करते हैं यहाँ के लोकगीत के बारे में। तो बसदेवा, बिरहा, विदेशिया, फाग गायन। फाग गायन जो होता है वो फाल्गुन महीने में होली के समय पे किया जाता है। कला व संस्कृति तो यहाँ के लोकगीत कौन कौन से हैं? कौन कौन से यहाँ के लोकगीत? बसदेवा, बिरहा, विदेशिया और फाग गायन। बसदेवा, बिरहा, विदेशिया व फाग गायन ये सभी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर लोक नृत्य, लोक नृत्य कौन कौन सी है यहाँ पे? कलसा, बिरहा, केहरा और दादर। समझे? कलसा, बिरहा, केहरा व दादर आदि ये सभी लोक नृत्य हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर इसमें आगे हम बात करते हैं जबकि मनसुखा, हिंगोला, जिंदवा, लकड़बग्गा एवं छावर यहाँ के प्रमुख लोक नाट्य के बारे में भी आप समझें क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एमपी के किसी भी एग्जाम में।
तो सबसे पहले है मनसुखा, हिंगोला, जिंदवा, लकड़बग्गा और छावर। ये क्या है? लोकनाट्य है। मनसुखा, जिंदवा और मनसुखा, जिंदवा, हिंगोला और लकड़बग्गा। ये सभी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं हम बंगी जो बघेलखंड का जो पठार, उसमें कोहबर, छठी चित्र, तिलंगा, न्यूरा, नमे, मोरैला आदि पारंपरिक लोक चित्रकला। चित्रकला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी समझें। यहाँ साइड में लिख देना। मोरैला और तिलंगा, छठी चित्र, कोहबर, तिलंगा, छठी चित्र, कोहबर आदि, ये सभी चित्र हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसकी, थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लें एक बार। तो हमने आपको आज की क्लास में क्या बताया? बघेलखंड के पठार के बारे में। बघेलखंड का जो पठार है उसकी अवस्थिति हमने आपको समझा दी कि ये है। ये मुख्य रूप से रीवा पन्ना का जो पठार है उसके दक्षिणी भाग में इसकी अवस्थिति है। फिर इसके निर्माण के बारे में हमने बताया था आपको कि ये गोंडवाना शैल का हिस्सा है। इसके जिलों के बारे में हमने आपको बताया था कि सीधी, उमरिया, शहडोल, ये सभी जिले इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसके वन के बारे में बताया, इसकी मिट्टी के बारे में बताया तो आपको कि लाल पीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है और लेटराइट मिट्टी भी देखने को मिलती है। फिर वनों के बारे में बबूल, साल, खैर आदि। फिर खनिज क्षेत्रों के बारे में हमने आपको बताया, यहाँ पे मुख्य रूप से कोयला निकाला जा रहा है और मैग्नीज भी, चूना पत्थर और चीनी मिट्टी, ये चार मुख्य रूप से यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फिर उद्योग धंधों के बारे में बगरवा जो क्षेत्र है यहाँ पे हमें उद्योग धंधों का विकास देखने को मिलता है और यहाँ पे कोयला निकालने का अधिक से अधिक प्रयास किया जा रहा है। फिर पर्यटन के बारे में हमने आपको बताया, बांधवगढ़ का जो किला है उमरिया में, वो एक पर्यटकों का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी इसका पर्यटक का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला ये क्षेत्र है, तो यहाँ पे हमें सर्वाधिक बाघ देखने को मिलते हैं। फिर कला और संस्कृति के बारे में लोकगीत वसुदेवा, बिरहा, विदेशिया और फाग गायन, लोक नृत्य कलसा, बिरहा, केहरा और दादर। फिर लोक नाट्य में मनसुखा, जिंदवा, हिंगोला, लकड़बग्गा आदि, ये सभी हमें इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। हमने वर्षा के बारे में आपको बताया, यहाँ 100 से 125 सेंटीमीटर के अराउंड वर्षा देखने को मिलती है। चित्रकला के बारे में मोरैला, तिलंगा, छठी चित्र और कोहबर आदि, ये सभी चित्रकला के नाम हैं, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट की। तो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मुख्य रूप से ये है, ये पर्यटन है और लोकगीत है, लोक नृत्य है, लोकनाट्य है, तो ये भी मोस्ट IMP हैं। आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में डाल लें मोस्ट IMP, और ये भी मोस्ट IMP है। ये तीनों जो चीज़ें हैं इनके नाम आपको जरूर याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये लोक नृत्य, लोकगीत, लोकनाट्य और चित्रकला जो है कहाँ की है और किस क्षेत्र में फेमस है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।